एवरीवन, आज हम देखेंगे हमारी COA के यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो अब क्वेश्चन आता है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है। ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है और आंसर भी पूछ लेते हैं इससे। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बताओ, उसकी टाइप्स बताओ। ओके, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। अब फिजिकल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, बिट्स का अरेंजमेंट, जीरोस और 1 का जो लेआउट है वो। और लॉजिकल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, उन बिट्स का मीनिंग कि कौन सा पार्ट क्या काम करेगा। ओके, फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब बिट्स कैसे अरेंज है, और लॉजिकल यानी कि वो कौन सा पार्ट है मेरा वो क्या काम करेगा। तो इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इंस्ट्रक्शन मतलब डिजाइन प्लस मीनिंग इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ओके, इट डिफाइंस हाउ द बिट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स नोन एज फील्ड्स। अब पूरे इंस्ट्रक्शन जैसे अगर 16 बिट्स हैं तो छोटे पार्ट्स में ना डिवाइड करते हैं और हर पार्ट का अलग काम होता है, और इन पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं। जो तुमने डायग्राम देखा होगा, ऑपरेशन कोड होता है, फिर एड्रेस होता है, फिर मोड होता है, ये सब क्या है, विच इज द कंट्रोल यूनिट्स इंटरप्रेट्स टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट जो अपना है वो इन फील्ड्स को क्या करता है, रीड करता है और फिर डिसाइड करता है कि मुझे क्या ऑपरेशन करना है और मुझे कैसे करना है। तो कंट्रोल यूनिट इसमें क्या रोल कर रहा है कि इंस्ट्रक्शन को समझ के एग्जीक्यूट करता है ये। ओके, और इसमें इंस्ट्रक्शन लेंथ है वो फिक्स्ड होती है। जैसे अगर 16 बिट्स होती है अपने बेसिक कंप्यूटर में, मतलब हर इंस्ट्रक्शन का साइज सेम होता है। 16 बिट्स मान लो एग्जांपल, चाहे ऐड हो या लोड हो, आप कोई भी ऑपरेशन करो साइज सेम ही होगा। फिक्स्ड लेंथ है, क्यों है, क्योंकि सीपीयू को इजी होता है फिर प्रोसेस करना। बार बार चेंजेस होंगे तो डिफिकल्टी आएगी। एंड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फील्ड्स। ये 16 बिट्स ना अलग अलग पार्ट्स में इम्प्लीमेंट होती है। जैसे कि 4 बिट जो है वो ऑपरेशन कोड में जाएगी और प्लस 12 बिट जो है वो एड्रेस में जाएगी। इस तरह से ये डिवाइड होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं key fields of an instruction. An instruction is usually divided into 3 main fields. अब तुम्हें याद होगा ये डायग्राम, ये ऑपरेशन कोड होता है, फिर एड्रेस होता है, फिर मोड होता है ना, ऐसा कुछ डायग्राम होता है। सॉरी थोड़ा बेकार बन गया, वो तो समझ में आ गया ना। अब अपन ये फील्ड्स है अपनी अपनी, अब अपन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहला आता है अपना ऑपरेशन कोड। This field defines the operation to be performed. Example, the number of bits in the opcode determines the total number of operations the CPU can support. Opcode बताता है कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, मतलब डिफाइन कर रहा है कि क्या ऑपरेशन है। सीपीयू को बताता है कि क्या काम तुम्हें करना है। जैसे अगर वो ऐड दिखेगा मतलब तुम्हें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्शन करना, ये कोड है। तो लोड यानी कि तो बिट्स एडिशन, ऐड वाला एडिशन होता है, सब एसयूवी जब हम लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट होता है और सारे ये सब। तो बिट्स ना डिसाइड करते हैं कि कितने ऑपरेशन पॉसिबल है। जैसे कि अगर 3 बिट्स है तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 होगा इज इक्वल टू 8, मीन्स तुम्हें 8 ऑपरेशंस करने हैं। ओके, जो ये जो डायग्राम याद आया, ऑपरेशन कोड एड्रेस मोड यही है ना। अब अपन सेकंड आता है अपना एड्रेस फील्ड। तो एड्रेस फील्ड क्या होती है, द फील्ड स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड। द लोकेशन कैन बी अ मेमोरी एड्रेस और अ प्रोसेसर रजिस्टर। फील्ड जो है स्पेसिफाई करती है द लोकेशन ऑफ ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मतलब अगर मेरे को 2 + 3 करना है तो 2 और 3 मेरे ऑपरेंड्स होंगे। डेटा कहाँ पड़ा है, कि मेमोरी में है कि रजिस्टर में है, ये बताता है। अगर मुझे ऐड करना है 500 तो ये क्या होगा, 500 वो मेरा मेमोरी एड्रेस है, मतलब कि सिंपल ही मेरा डेटा कहाँ पर है ये बता रहा है ये।
नेक्स्ट है मेरी मोड फील्ड, दिस स्पेसिफाई द एड्रेसिंग मोड which tells the CPU how to find effective address of the operand, example direct, indirect, immediate. एड्रेसिंग मोड बताता है ये डाटा को कैसे एक्सेस करना है ये बताता है। जैसे डायरेक्ट है, डायरेक्ट यानी एड्रेस में ही डाटा है, इनडायरेक्ट यानी एड्रेस में ही एड्रेस है, तो डेटा कैसे मिलेगा ये जुगाड़ अपना मोड फील्ड करता है। अब रहे अपने ये सारे जो एड्रेसिंग मोड है इसकी भी प्रॉपर अच्छी वीडियो आएगी, वो अपन सारे पढ़ेंगे। अभी ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम लोग को छोटा छोटा बताना है, अपन ने बता दिया है। ओके, तो ये डायग्राम है, ये अपना एक इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर है। जब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आएगा आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। देखते हैं सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन और उसके टाइप्स। तो सीपीयू भी अपने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बताता है कि सीपीयू का डिजाइन अब सीपीयू का डिजाइन कैसा है, उनके बेसिस पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो चेंज होता है। सीपीयू में डेटा कहाँ स्टोर होता है और कैसे यूज होता है उसे इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट ही डिसाइड करता है। तो 3 टाइप्स के अपने सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सबसे पहला होता है अपना सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि सीपीयू में एक स्पेशल रजिस्टर होता है जो अपना एक्यूमुलेटर होता है, और इसमें हर ऑपरेशन इसी एसी के थ्रू ही होता है। मतलब सोचो कि सीपीयू के पास सिर्फ एक वर्किंग रजिस्टर है, तो एक ऑपरेंड जो है वो एसी में ऑलरेडी होता है और दूसरा ऑपरेंड जो है वो मेमोरी से आता है। जैसे एग्जांपल देखो, मुझे करना है ऐड एक्स को। अब इसका क्या मतलब हुआ, AC प्लस M और X ये क्या है तो मैं नहीं समझ में आया, है ना, नहीं आया। तो मेमोरी से ना उसने डेटा उठाया, X को ही डेटा, X अपना ये डेटा है, और फिर AC के साथ इसने ऐड कर दिया और रिजल्ट भी वापस अपने AC में ही स्टोर हो गया। तो इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक एड्रेस दिया है, X दिया है, क्योंकि एक ऑपरेंड जो है वो ऑलरेडी AC में है, इसीलिए अपन इसे बोलते हैं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्योंकि अपने को सिर्फ एक डेटा एक एड्रेस था तो अपन ने क्या करा, AC के साथ इसको ऐड कर दिया और फिर वापस रिजल्ट AC में स्टोर कर दिया। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हर बार AC यूज करना पड़ता है। अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो क्या करोगे, बार बार लोड और स्टोर करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस ज्यादा होंगे और स्पीड कम हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल डिजाइन है बट इनएफिशिएंट है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए। ओके, तो बहुत इजी था। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि एक्यूमुलेटर में क्या होता है कि जो अपना ऑपरेशंस होते हैं वो अपने एक्यूमुलेटर में होते हैं, जहाँ पे एक एड्रेस हो और फिर तुम्हें कोई भी ऑपरेशन करना हो तो अपन वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, वो इस तरह से होता है। ओके, सबसे पहले जो मेरा इंस्ट्रक्शन है वो AC में स्टोर हो गया, फिर क्या होगा कि ऐड करना है तो AC में ही मेमोरी एड्रेस, जो मेरा मेमोरी में जो भी मेरा X है, X मेरा डेटा है वो आया और वो ऐड हो गया और उसके बाद वापस रिजल्ट AC में स्टोर हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम ये इसकी तो अपन ने प्रॉपर वीडियो भी बनाई है और तुम्हें बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा। तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है अपन छोटा छोटा देखेंगे, है ना, प्रॉपर वीडियो है, अगर प्रॉपर वन शॉट आए तो वो वीडियो का ही लिखना, और अभी तो अपन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में छोटा छोटा अपने को बताना है तो वो इसमें से कर लेना। ओके, तो सीपीयू में ना मल्टीपल रजिस्टर्स यूज होते हैं, जैसे R0, R1, R2, R3 अपन नाम दे दिए। अब ना सीपीयू के पास चॉइस है कि डेटा किसी भी रजिस्टर में आप रख सकते हो और डायरेक्टली रजिस्टर के बीच में भी अपन ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने देखा था ये वाला ऐड जो है R1, R2, R3। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने R2 और R3 को ऐड कर दिया और उसका जो आंसर है वो मैंने R1 में रख दिया। तो हुआ क्या कि R2 का डेटा लिया, सॉरी ये R2 है, ओके, तो R2 का डेटा लिया और R3 का डेटा लिया और उन्हें मैंने ऐड कर दिया और रिजल्ट जो आया वो मेरा R1 में स्टोर कर दिया। इजी था,
अब ये 3 एड्रेस होता है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या होता है कि सब कुछ ना एक्सप्लिसिटली लिखा है, जैसे सोर्स 1 है, सोर्स 2 है, डेस्टिनेशन है, तो तुम्हें समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं हुआ, ऐसा। ये अपना 3 एड्रेस होता है। अब जर्नल रजिस्टर में 2 एड्रेस भी होता है, जैसे ऐड R1 और R2। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने ना R1 जो है वो मेरा इनपुट भी है और R1 मेरा आउटपुट भी है। जैसे R1 का डेटा लिया और R2 का डेटा लिया, ऐड कर दिया, और जो रिजल्ट आया वो मैंने R1 में ही स्टोर कर दिया। तो ये मेरा इनपुट भी हो गया, आउटपुट भी हो गया। तो ये मेरा 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है। अब इसमें मेमोरी एक्सेस जो है कम होता है, सब ऑपरेशंस जो होते हैं वो मेरे रजिस्टर्स में होते हैं, जिससे फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है और एफिशिएंट तरीका होता है। तो मॉडर्न सीपीयूज जो होते हैं ना, वो मोस्टली इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, इसीलिए अपन बोलते हैं कि भाई जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये एग्जाम में पूछते ही पूछते, तो आपको ये पढ़ के जाना है। ओके, अब हम देखते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सीपीयू है वो यूज करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ स्टैक। तो सीपीयू स्टैक यूज करता है लीफो। अब डेटा में ना, डेटा जो स्टैक में पुश होता है, ऑपरेशन स्टैक के टॉप पे होता है। तो एड्रेस देने की आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं समझ पाए, अपन देखते हैं। ऐड करना है मुझे, तो क्या करेंगे हम, ये TOS और NOS समझ में आ रहा है। अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं टॉप ऑफ द स्टैक में नेक्स्ट जो मेरे स्टैक में आएगा वो ऐड कर दूंगी, तो हो गया मेरा एडिशन। तो टॉप एलिमेंट उठाओ, नेक्स्ट एलिमेंट उठाओ, उन दोनों को ऐड करो और रिजल्ट वापस मेरा टॉप पे आ जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, मैंने कोई एड्रेस नहीं दिया, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। स्पेशल केस क्या हो सकता है कि पुश और पॉप में ना एड्रेस लगता है। कैसे लगेगा, एग्जाम्पल कि मुझे पुश A करना है। अब इंस्ट्रक्शन जो है वो छोटा होता है, इजी डिजाइन है, और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कंट्रोल कम होता है और रैंडम एक्सेस आप पॉसिबल नहीं है स्टैक में, फिर पता नहीं एक एक करके करो। तो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग क्या होती है, सिंपल होती है बट लेस फ्लेक्सिबल है। तुम तो यार ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी अपन छोटा सा लिखना है, तो बस ये इतना, ये पॉइंट लिख देना, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होते हैं। और ये बेटा सुनो, ये 1 ही है ना, आई एम सो सॉरी। 1 एड्रेस क्यों होता है, क्योंकि आप उसमें अगर मुझे ऐड A करना है, ऐड B करना है, तो वही चीज आ गई ना कि अपन ऐड X कर रहे थे और ऐड A कर रहे थे, तो वो 1 एड्रेस होता है, इसीलिए ऐसा होता है। ओके, बाकी कोई और बड़ा रीजन नहीं है, तो ज्यादा अपने को कंफ्यूज भी नहीं होना है। अब देखो तुम्हें, अब ये समझ में आ गया होगा, जो एक्यूमुलेटर होता है वो 1 एड्रेस वाला होता है ना, और जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें 2 और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होते हैं, और स्टैक में 0 एड्रेस होता है। 1 एड्रेस एक स्पेशल केस होता है, वो अभी इतना नहीं बताना है अपने को। तो जो एक्यूमुलेटर वो थोड़ा सिंपल होता है, मतलब ज्यादा तुम्हें समझने वाली चीज नहीं थी उसमें। अपन उसमें क्या करते थे कि अगर मुझे ऐड X करना है तो मैं वो डेटा एक्यूमुलेटर में डाल दूंगी, और क्योंकि सिंगल ऐड X है तो मैं एक्यूमुलेटर से ही X को ऐड कर दूंगी और वापस वो रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, खत्म। रजिस्टर फास्ट होता है ना। रजिस्टर फास्ट क्यों होता है कि अगर मेरे को R1 R2 को ऐड करना है तो मैं R1 R2 को ऐड कर दूंगी और उसका डेटा वापस R1 में कर दूंगी, बहुत जल्दी काम हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। अब स्टैक में कोई एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। अब क्योंकि इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं कि अपन रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो सारी चीजें आती हैं। तो सीपीयू का डिजाइन क्या डिसाइड करता है कि मेरे इंस्ट्रक्शन का साइज क्या होगा, एड्रेस फील्ड बताएगा और मेरी परफॉर्मेंस बताएगा। ओके, तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, रजिस्टर एड्रेसिंग। तो सीपीयू के पास ना मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं। अब रजिस्टर एड्रेस क्या होता है, इज अ बाइनरी नंबर ऑफ k बिट्स दैट कैन स्पेसिफाई 2k रजिस्टर्स। अगर 16 रजिस्टर्स हैं तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 4 16 होता है, तो इसका मतलब आ जाएगा कि आपकी 4 बिट एड्रेस फील्ड होती है, मतलब 4 बिट की होती है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल्स में भी आएगा, तो याद रखना है अपने को। तो k क्या होते हैं, नंबर ऑफ बिट्स इन एड्रेस फील्ड। अब हर बिट के 2 वैल्यूज होते हैं, 0 और 1 होता है।
तो k बिट्स में टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर k। जैसे एग्जाम्पल k इक्वल टू अगर 2 बिट्स है तो क्या होगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप क्या बनाओगे, 0 0 बनाओगे, 0 1 बनाओगे। आगे मेरी बात सुनो, k इक्वल टू, मैंने बोला k इक्वल टू 2 बिट्स है, बिट्स निकालने का क्या होता है, 2 की पावर 2 होगा, इसका मतलब मेरा रजिस्टर मतलब 2 की पावर 2 4 होता है, सॉरी 4 होगी, इसका मतलब 4 रजिस्टर होंगे। तो मेरे 0 और 1 में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, एक 0 0 बनेगा, एक 0 1 बनेगा, एक 1 0 बनेगा और एक 1 1 बनेगा। ओके, तो ऐसे टोटल मेरे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसका मतलब मेरे 4 रजिस्टर्स हैं। अब अगर एग्जाम्पल होगा k इक्वल टू 3 बिट्स तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है, तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 8 कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, 3 बिट्स बोला है उसने, तो 3 बिट्स यानी कि 1 2 3 फिर 0 0 1 इस तरह से बनेंगे। ओके, तो मतलब टोटल 8 रजिस्टर है और 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 मेरे कॉम्बिनेशन बने। तो एग्जाम्पल है कि 16 रजिस्टर्स हैं और 4 बिट एड्रेस फील्ड है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे और 4 बिट होंगे, यानी 0 0 0 0 फिर बनेगा 0 0 0 1। ओके, इस तरह से बनेंगे और हर रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स लगेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में अगर मुझे एडिशन करना है कि ऐड R1 प्लस R2, तो R1 का एड्रेस भी आपको बाइनरी में ही स्टोर करना पड़ेगा और R2 का एड्रेस भी आपको बाइनरी में स्टोर करना पड़ेगा। क्यों करते हैं बाइनरी में, क्योंकि भाई हमारी मशीन तो बाइनरी समझती है। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर ना रजिस्टर का नंबर नहीं, सिर्फ उसका बाइनरी कोड होता है, तो इस वजह से अपन प्रॉब्लम्स करते हैं। तो रजिस्टर एक्सेस जो है फास्टर होता है मेमोरी एक्सेस से। अब ये लाइन जो है डायरेक्ट एग्जाम में आती है, क्या है कि क्यों आती है भाई, रजिस्टर एक्सेस जो है फास्टर होता है मेमोरी एक्सेस से, क्यों, तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो आप, पर मेमोरी क्या होती है, बाहर होती है, रैम, तो आपको बस के थ्रू इसको एक्सेस करना पड़ता है। तो उससे क्या हुआ कि रजिस्टर जो होते हैं वो मेरे फास्ट हो जाते हैं और इस वजह से मेमोरी मेरी स्लो हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि आपको इसको बस के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा, यानी सीपीयू के रजिस्टर जो है वो सीपीयू के पास में ही है तो वो फास्ट हो जाएगा, बट मेमोरी है वो क्या है, एक दूर है थोड़ा, तो इस वजह से स्लो हो जाता है। ओके, अब रजिस्टर एड्रेसिंग का ना मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर के बाइनरी एड्रेस स्टोर होते हैं और वही बिट्स डिसाइड करते हैं कि कितने रजिस्टर यूज करते हो सकते हैं, और यही अपने रजिस्टर एड्रेसिंग होती है कि इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर का बाइनरी एड्रेस आपको स्टोर करना होता है और बिट्स डिसाइड कर लेते हैं मेरे कि कितने रजिस्टर होंगे। अगर 4 बिट है तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे 16 रजिस्टर होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, अगर मोर बिट्स हुए तो मोर रजिस्टर होंगे और उससे बेटर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अपन देखते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। तो अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के भी ये टाइप्स हैं। अब आप बोलोगे कि आप तो बोल रहे थे कि 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 एड्रेस टाइप्स होते हैं, तो फिर ये सब क्या है, मतलब आपने हमसे झूठ बोला? नहीं, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होता है, ये बताता है कि इंस्ट्रक्शन में कितने ऑपरेंड्स लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर हम देख इंस्ट्रक्शंस आपको बताते हैं कि इसमें कितने ऑपरेंड्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 ऑपरेंड्स हैं R1 A और B, इसीलिए ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। पर अब होता क्या है, तो डिफरेंस क्या है इन लोगों में, फिर ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन क्या है और रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन क्या है फिर। तो देखो इंस्ट्रक्शन को भी अपन क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि कुछ कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन होता है ना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स और जो भी है इस टाइप का कुछ, कोई से भी सब्जेक्ट में तुमने देखा होगा। तो इंस्ट्रक्शन इसमें भी ऐसे ही होता है कि वो जो क्लासिफिकेशन होता है इसमें एक होता है कि अपने कितने ऑपरेंड्स है और एक होता है कि मेरा जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या काम कर रहा है। जैसे कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, तो ये बता रहा है कि इसमें
क्या काम हो रहा है। जैसे कि अगर तुम्हें ये देखो ऐड एक्स है, तो इसको दो तरीके से अपन देखते हैं। अगर तुम फॉर्मेट के हिसाब से देखोगे तो सिर्फ इसमें एक एड्रेस एक्स लिखा है, तो इसमें वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन लगेगा। बट तुम बोलोगे पर ये टाइप कैसा है, तो एक्स जो है वो मेमोरी में है, इसलिए इसमें मेमोरी इंस्ट्रक्शन लगेगा। तो इस टाइप से ये क्लासिफाई होते हैं कि सेम इंस्ट्रक्शन के भी दो नाम हो सकते हैं। अगर कितने एड्रेस है तो वो वन एड्रेस में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका कितना एड्रेस है, वन एड्रेस है, और ये क्या काम कर रहा है, ये मेमोरी में काम कर रहा है। वैसे ही रजिस्टर के अलग काम होते हैं, इस तरह से ये क्लासिफाई होता है। तो आई होप जो भी डाउट होगा वो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स जो है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप बाइनरी इंस्ट्रक्शन देख के तुरंत बता पाओगे कि वो मेमोरी है, रजिस्टर है, कि वो इनपुट आउटपुट है। तो सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन का ना स्ट्रक्चर समझना होगा। बेसिक कंप्यूटर में जो हर इंस्ट्रक्शन होता है वो 16 बिट्स का होता है, और ये अपना एक डायग्राम रहता है। तो जो एक बिट का होता है वो अपना होता है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो ऑपरेशन कोड है वो अपना 3 बिट्स का होता है, ऑपरेशन या टाइप बताता है। जो एड्रेस होता है वो अपने 12 बिट्स का होता है, मतलब मेमोरी लोकेशन या फंक्शन कोड बताता है अपने को। तो MSB जो होता है ना, वो मतलब होता है लेफ्ट मोस्ट बिट, और यहाँ वही एक बिट है जो CPU का सबसे पहले इसी बिट को रीड करता है। CPU क्या करता है, सबसे पहले इसी बिट को रीड करता है। अब एक्चुअल डिकोडिंग क्या होती है, CPU ना इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के लिए एक फिक्स्ड लॉजिक फॉलो करता है। सबसे पहले वो क्या करेगा कि मेरा ऑपरेशन कोड है वो चेक करेगा। ऑपरेशन कोड मेरा 12 से 14 मतलब क्या होता है, 3 बिट होते हैं, ये काउंटिंग वाइज चल रहा है अपना। तो अगर मेरा ऑपरेशन कोड 00 to 110 मतलब 1 to 6 है, तो CPU तुरंत डिसाइड करेगा कि भाई ये मेरा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ एक बिट का क्या रोल है, एड्रेसिंग मोड डिसाइड करता है कि अगर जो मेरा एक बिट है वो 0 है तो डायरेक्ट एड्रेसिंग होगी, और अगर 1 है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगी। अब ये क्या होता है, एड्रेसिंग मोड जो है वो अपन अगली वीडियो में अच्छे से देखेंगे। इसमें आगे कि इसमें क्या होता है। अब जो नेक्स्ट है, अगर ऑपरेशन कोड मेरा 111 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस है ये। CPU बोलता है अब मुझे ना सिर्फ एक बिट को देखना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा, वो एक बिट वो चेक करेगा, और ये मुझे 0 मिल गया, MSB मतलब लास्ट वाला मुझे 0 मिल गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा। ये CPU के अंदर का काम होता है, रजिस्टर CPU के अंदर काम करते, पता है अपने को। इसमें कोई मेमोरी एक्सेस नहीं होगा, पहले वाले में मेमोरी यूज हो रही थी, इसमें कुछ नहीं होगा, ये रजिस्टर्स के थ्रू काम होगा। और यहाँ एड्रेस फील्ड का रोल चेंज हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे एड्रेस देखा तुमने, एड्रेस नहीं है यहाँ पे फंक्शन कोड होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल डिवाइसेस यहाँ पे यूज होंगे, जैसे कीबोर्ड, स्क्रीन एटसेट्रा। तो सीधी बात है, देखो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर मेरा ऑपरेशन कोड 00 to 110 मतलब 0 से 6 है, तो वो मेरा मेमोरी होता है, ओके। और अगर मेरा 111 यानी 7 है, तो वो मेरा रजिस्टर होता है। और अगर मेरा MSB 0 है तो मेरा रजिस्टर होगा। और जब मेरा ऑपरेशन कोड 111 है प्लस मेरा MSB भी 1 है, तो वो क्या होता है, इनपुट आउटपुट होता है। बहुत छोटा सा था ये डायग्राम, देख लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, देख रहे हैं। हाँ, तो ये एग्जाम में बना के आ जाना, ओके। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अपन आगे देखते हैं। Intel 8080 is a hybrid processor, uses both accumulator and general register organization। एग्जाम में लिखकर आ जाना है। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, मिक्स ऑफ टू अप्रोचेस। जो इंटेल 8080 सिर्फ एक टाइप का CPU ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं करता है, बल्कि इसमें दो कॉन्सेप्ट कंबाइन होते हैं, एक्यूमुलेटर और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब यूज दोनों कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है ये, एक्यूमुलेटर में ये क्या होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेटर अपना एक स्पेशल रजिस्टर होता है जो कि मोस्ट ऑपरेशंस इसी पे होते हैं। जैसे अगर मुझे ऐड करना है A+B को, तो मेरा जो A+B का रिजल्ट है वो मेरा एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। और जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ये CPU में जो मल्टीपल रजिस्टर होते हैं वो होते हैं। अब इन रजिस्टर के बीच में ना डायरेक्ट ऑपरेशन हो सकता है। अगर मुझे A+ रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 ऐड कर देंगे और उसका आंसर आप C में डाल दोगे, ये सब चीजें होती हैं।
तो कभी ये एक्यूमुलेटर यूज करता है, कभी ये मल्टीपल रजिस्टर यूज करता है, इससे ये फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होता है। तो ये अपने को पता चल गया। अब ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, डिफाइन करता है कि मेरे बिट्स का अरेंजमेंट है कैसा है, ऑपरेशन कोड, एड्रेस मोड, ये सब चीजें क्या है, और कौन सा पार्ट जो है वो मेरा क्या करेगा ये डिफाइन करता है। तो ऑपरेशन कोड है वो मेरा डिसाइड करेगा, जैसे मुझे प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो सीपीयू को पता चलता है कि मुझे क्या काम करना है। ओके, अब ऑपरेंड लोकेशन क्या होती है, ऑपरेंड मेरा डेटा होता है, तो इंस्ट्रक्शन बताता है मुझे कि डेटा कहाँ पे है, मेमोरी में है कि रजिस्टर में है। अब एड्रेसिंग मोड क्या होता है मेरा, कि मेरा डेटा कैसे एक्सेस होगा, जैसे डायरेक्ट करोगे, इनडायरेक्ट करोगे, इमीडिएट करोगे। अब एड्रेसिंग मोड्स अपन बहुत अच्छे से वीडियोस में देखेंगे आगे। हर सीपीयू का डिजाइन अलग होता है, जैसे कि आप तुम्हें पता है एक्यूमुलेटर सीपीयू क्या होता है, वो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन 2 या 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन 0 इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। तो अब ये जो होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमारा फास्ट एग्जीक्यूशन देते हैं, लेस मेमोरी यूज होती है इसमें और बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। इसीलिए ना अलग अलग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स जो है वो यूज होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिसाइड करता है कि क्या करना है, डेटा कहाँ है और कैसे उसे हमें यूज करना है। और डिफरेंट सीपीयूज अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से अलग फॉर्मेट्स यूज करते हैं। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। फिर हमारे रिवीजन क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको इसके सारे आंसर अपने आप मेमोरी में आ जाएंगे आपकी भी, और कमेंट जरूर करना। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इसके पहले अपन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखा था। अब 3 एड्रेस का क्या मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन में ना मेरे 3 एड्रेस होते हैं। नाम से समझ में आ रहा है कि अरे 3 एड्रेस है तो ऐसा होगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है अपना डेस्टिनेशन, जहाँ पे मेरा रिजल्ट जाता है, एक सोर्स 1 और एक सोर्स 2 होता है। तो ये इसका जनरल फॉर्मेट है, जैसे डेस्टिनेशन वाला है मेरा, और उसके बाद फिर सोर्स 1 और सोर्स 2 है। सोर्स 1 और सोर्स 2 क्या है, जो भी मेरा डेटा है वो सब है। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करें तो सोचो कि सीपीयू के पास ना 3 जगह हैं। 3 जगह क्या है कि एक मेरे रिजल्ट को रखने के लिए है और 2 इनपुट के लिए है। तो इसीलिए एक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंप्लीट ऑपरेशन हो जाता है। अब ना एक एक्सप्रेशन को अपन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा मेरा एक न्यूमेरिकल, इसमें क्या है, x इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस d। अब सीपीयू इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करता है, इसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ता है। छोटे छोटे स्टेप्स में कैसे तोड़ेगा, सबसे पहले वो देखेगा कि यहाँ पे ऐड है a प्लस बी है। तो तुम ये टेबल देखो, तो सीपीयू क्या करेगा कि रजिस्टर 1 में a और b का जो भी आएगा आंसर वो जोड़ देगा। तो उसने क्या करा, एड्रेस a से मेमोरी से डेटा फेच करा, फिर एड्रेस b से मेमोरी से डेटा फेच करा, फिर ALU एडिशन कर दिया और जो मेरा रिजल्ट आया वो R1 में डाल दिया। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट मेमोरी में अपना रजिस्टर ट्रांसफर हो गया। रजिस्टर फास्ट होता है इसीलिए मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। अब उसके बाद तुमने देखा यहाँ पे C प्लस D था, वही सेम अब एक R2 ले लिया इसने। R2 में सबसे पहले इसने सेम प्रोसेस करा। अब ये दोनों मेरे ऐड हो गए, मेमोरी से डेटा एड्रेस से डेटा ले लिया और उसके बाद फिर एडिशन हुआ और R2 में चला गया। अब क्या हुआ, ये दोनों के डेटा जो थे अपने, ये इसने ले लिए, R1 और R2 में आए थे इन दोनों के डेटा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो अब मैंने क्या करा, सबसे पहले R1 और R2, सबसे पहले R1 रीड करता है, फिर R2 रीड करता है, उसके बाद ALU जो है वो मल्टीप्लाई करता है और उसका रिजल्ट R3 में स्टोर कर दिया। स्टोर हो गया रिजल्ट। अब जो भी इनका रिजल्ट था फाइनल, अपने को क्या करना था, मूव x, R3। ये क्या है, अब मेमोरी यूज नहीं हुई, सिर्फ रजिस्टर्स यूज हुए, बहुत फास्ट हो गया। अब फाइनल जो ये लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, R3 का रिजल्ट जो है वो मेमोरी में डालना है, क्योंकि कहीं अब मेन तो मेमोरी में ही मेरे को डालना है। तो जो मेरा रिजल्ट आएगा, जो R3 है मेरा, वो मेरा x, मान लो कि x मेरा रिजल्ट है, उसमें चला गया, मेमोरी में चला गया। स्टोर फाइनल रिजल्ट इन मेमोरी x। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि क्यों रजिस्टर फास्ट है मेमोरी से, क्योंकि मेमोरी एक्सेस स्लो होता है, रजिस्टर फास्ट होता है, क्योंकि सारा मैंने रजिस्टर में डाल के काम कर दिया तो कितनी जल्दी हो गया।
इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो थे वो मेरे रजिस्टर में आए, बट फाइनल रिजल्ट मेरे को मेमोरी में ही डालना था, तो मैंने मेमोरी में कर दिया। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। तो मेरे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? एक इंस्ट्रक्शन में आपके पास 2 इनपुट होते हैं एंड 1 आउटपुट होता है, मतलब सीपीयू ना एक ही लाइन में कंप्लीट ऑपरेशन कर देता है। दिस इज द इजीएस्ट फॉर ऑफ ऑल फॉर्मेट्स टू राइट एन एग्जाम लिखा था मैंने, काट दिया पता नहीं, पर देखो क्यों इजीएस्ट है, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन में ना सब क्लियर होता है, कहाँ से डेटा लाना है, कहाँ स्टोर करना है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो, इसलिए इजी होता है। अब ये क्या है? in a 3 address instruction the CPU is powerful enough, मतलब CPU के पास कैपेबिलिटी है कि एक ही इंस्ट्रक्शन में 2 वैल्यूज लेके ऑपरेशन करके स्टोर कर दे। यानी अगर मुझे एड R1, A, B करना है तो CPU समझ जाता है कि A प्लस B को ऐड करो और R1 में रिजल्ट डाल दो। आराम से समझ में आ गया, तुम्हें भी समझ में आ गया, ऐसे CPU को भी समझ में आ जाता है। Each address field can refer to either a register or a memory location. हर फील्ड क्या हो सकती है? या तो रजिस्टर में जाएगा या तो मेमोरी लोकेशन में जाएगा। जैसे कि A, B है, ये मेरी मेमोरी है और इसका रिजल्ट रजिस्टर में आ गया। तो अब मेन पार्ट है अपना न्यूमेरिकल। अभी न्यूमेरिकल देख लो। अब इसमें डायरेक्ट मेमोरी में क्यों नहीं किया? क्योंकि रजिस्टर जो है फास्ट होते हैं, तो वो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स होते हैं वो रजिस्टर में रखना अपना एफिशिएंट होता है। अब शॉर्ट प्रोग्राम्स के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि सिर्फ 4 इंस्ट्रक्शन में पूरा काम हो जाएगा, तो यह तो अच्छा ही रहेगा ना। एंड दिस इज वेरी एफिशिएंट। कम इंस्ट्रक्शन होंगे तो कम टाइम लगेगा और एग्जीक्यूशन भी मेरा फास्ट हो जाएगा। बट कंट्रोल हाई बिट काउंट, अब ये क्या होता है कि हर इंस्ट्रक्शन में ना 3 एड्रेस आपको स्टोर करने पड़ते हैं, इसीलिए इंस्ट्रक्शन लंबा होता है। अब कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर क्या है? इसमें सीपीयू को ना 3 एड्रेसेस डिकोड करने पड़ते हैं, कंट्रोल यूनिट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये दिक्कत आती है। साइबर 170 क्या है? ये एक सिस्टम है, इसमें 3 रजिस्टर जो है वो यूज कर सकते हैं या 2 रजिस्टर प्लस 1 मेमोरी, मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर होता है, क्योंकि इसमें कम इंस्ट्रक्शन होते हैं और बड़ी इंस्ट्रक्शन साइज होती है। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप में 2 ऑपरेंड्स को आप यूज करके रिजल्ट स्टोर कर देते हो, तो इसलिए ये बहुत अच्छा होता है। बाकी आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, अपने रिवीजन क्वेश्चंस। और अगर जिसने वीडियो अच्छे से देखी उसको सब पता चल गया होगा कि ये सारी चीजें अपन ने वीडियो में बोली है, ये सब कॉन्सेप्ट अपन ने देखे। इन अ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन ईच इंस्ट्रक्शन हैज ओनली 2 एड्रेस फील्ड, मतलब हर इंस्ट्रक्शन में ना सिर्फ 2 एड्रेसेस होंगे, 3 नहीं जैसे प्रीवियस केस में था। अब 3 एड्रेस क्यों बोला मैंने? अगर तुम ये देखो 3 एड्रेसेस में एक तो अपना डेस्टिनेशन वाला है, एक मेरा सोर्स 1 है और सोर्स 2 है। बट इसमें क्या डिफरेंस रहेगा कि इसमें सिर्फ 2 ही रहेंगे। अब 2 कैसे रहेंगे अपन आगे देखेंगे। The most important thing to remember here is the first address act as both the source and the destination. अब ये लाइन को कर लेते हैं हम अंडरलाइन। अब ये क्या है? फर्स्ट एड्रेस act as both the source and the destination। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट एड्रेस है वही मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब अगर मुझे ऐड करना है B को और मेरा रजिस्टर है जो B का डेटा है वो मेरा R1 में स्टोर है, तो क्या होगा कि CPU क्या करता है कि R1 का जो ओल्ड वैल्यू है वो लेता है, B का वैल्यू लेता है, ऐड कर देता है और जो रिजल्ट है वो वापस मेरा R1 में डाल देता है। मतलब क्या हुआ है कि अगर मुझे ये करना है, अभी कुछ नहीं, देखो सिर्फ इतना देखो, एड R1, B, तो इसमें क्या होगा? CPU जो है मेरा वो बेचारा क्या काम करेगा, वो R1 में कुछ डेटा होगा, मान लो अगर R1 में 4 है तो वो है B का वैल्यू क्या है? 2 है फॉर एग्जाम्पल।
तो ऐड करना, तो ये ऐड हो जाएगा। अब 4 और 2 ऐड हुआ तो 6 हुआ। तो अब क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो मेरा वापस R1 में चला जाता है। ठीक है, ज्यादा रजिस्टर यूज नहीं हुआ, एक में ही इसने सब काम कर दिया। अब R1 का जो ओल्ड वैल्यू है वो खत्म हो जाता है। पहले R1 में मैंने क्या बोला, 4 था, बट अब उसमें 6 आ गया, तो उसमें ओल्ड वैल्यू खत्म हो जाते हैं, ओवरराइट हो गया। This means the original value in the first address is overwritten by the result. यही overwrite हो गया। Each address can refer to register or a memory location. Address हो सकता है, एड्रेस क्या हो सकता है, रजिस्टर R1 R2 और मेमोरी A B, जो भी अपन वो मान लेते हैं, A B X Y Z फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी मान लो। अब अपन इस न्यूमेरिकल को समझेंगे। जहां पे भी तुमसे पूछे कि तुम्हें 1 एड्रेस बताना है, 2 एड्रेस बताना है, 3 एड्रेस बताना है, 0 एड्रेस बताना है, ये न्यूमेरिकल आपको समझाना ही है, इसी के नंबर मिलेंगे ज्यादा आपको। ओके, तो हमने ये एक अपना एक्सप्रेशन ले लिया है। तो अब सीपीयू उसको कैसे करेगा, ये हमने स्टैक से करा होगा पहले डीएसए में, बट अब हम देखते हैं ऐसे कि अब मेरा जो सीपीयू है वो कैसे से परफॉर्म करेगा। तो सीपीयू ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है। ये देख लो, ठीक है, ये ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले मूव R1 कॉमा ए। इसका मतलब क्या हुआ, मेमोरी ए से जो डेटा है वो उठाता है और वो R1 में स्टोर कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरा जो R1 है वो इक्वल टू ए हो गया है। तो पहले डेटा रजिस्टर में आता है, उसके बाद फिर डायरेक्ट मेमोरी पे ऑपरेशन नहीं हो रहा है, पहले वो डेटा रजिस्टर में लेना बहुत जरूरी होता है। समझ में आ गया, मेमोरी से रजिस्टर में आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, एड R1 कॉमा बी। अब ये क्या है कि R1 क्या करेगा, R1 का वैल्यू जो है, R1 का जो भी वैल्यू है वो लेता है और B का वैल्यू लेता है और उसको ऐड कर देगा। ठीक है, ये R1 का वैल्यू है, B का वैल्यू ऐड हुआ और जो एडिशन था वो भी मेरे वापस R1 में ही स्टोर हो गया। ये R1 है, हाँ ठीक है। अब R1 का जो ओल्ड वैल्यू था वो ओवरराइट हो गया, मतलब अब R1 के पुरानी वैल्यू इससे प्लस हो गई और नया वैल्यू R1 में आ गया। अब क्या हुआ, मूव R2 कॉमा C, सेम प्रोसेस। ये मूव जो अपन ने करा था, जो मेमोरी में जो C का डेटा था वो मेरे रजिस्टर में आ गया, तो इसलिए अपन ने मूव यूज करा है। अब उसके बाद क्या हुआ, एड R2 कॉमा D। मान R2 में ये मेरा D है, ठीक है, तो R2 में मेरे C का डेटा होगा, तो ये दोनों ऐड हो गए और वापस रिजल्ट मेरा R2 में स्टोर कर दिया। कुछ फालतू दिमाग नहीं लगाया, इतना समझ में आ गया, बहुत इजी था, बड़ी चीज नहीं थी। अब स्टेप 5, मेन ऑपरेशन, मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस हो गया। मेन अब मेरा मल्टीप्लाई करने का है, नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, प्लस प्लस हो गया, मेन मेरा मल्टीप्लाई करना है मुझे। अब मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई के लिए अपन ये लिखते हैं, सिंबल है इसका। अब R1 में आया था R1 A और B का डेटा, एडिशन जो अपन ने करा था वो अपन ने R1 में स्टोर करा था, और R2 में C और D का डेटा जो अपन ने ऐड करा था वो R2 में स्टोर था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट जो है R1 में ही स्टोर कर दिया और R1 का पुराना वैल्यू रिप्लेस हो गया। मतलब 10 R1 R2 R3 R4 ये नहीं बना है, उसने वापस डेटा R1 में स्टोर कर लिया, यानी ओवरराइट कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मूव X कॉमा R1, जो R1 का रिजल्ट है अब वो मेमोरी में डालेगा। मेमोरी से रजिस्टर में आते हैं कोई ऑपरेशन करने के लिए, बट एंड में डेटा मेरे को वापस मेमोरी को ही देना पड़ता है। तो ये समझ में आ गया कि R1 जो है वो मेरा मेमोरी X है, वो मेरा रिजल्ट है, उसमें चला गया। अब तुम एक चीज सोच रहे होगे कि मूव इंस्ट्रक्शन जो है, ये मूव वाला, ये हमने क्यों यूज करा, क्योंकि मेमोरी जो है, मेमोरी डायरेक्ट ऑपरेशन अलाउड नहीं होता है। पहले आपको डेटा जो है वो रजिस्टर में लेना पड़ता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेमोरी से डेटा रजिस्टर में करा था तो ही मेरे ये सारे ऑपरेशन हुए। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए आपको मूव करना पड़ता है, यू हैव नो ऑप्शन। तो ओल्ड R1 गया, फिर न्यू रिजल्ट आ गया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, यानी पुराने वाले पे जब नया वाला आ जाता है ना,
पुरानी R1 की वैल्यू नहीं हो गई, इसे डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन बोलते हैं। अब प्रोग्राम का लेंथ क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो 3 एड्रेस होता था वो 4 स्टेप्स में हो जाता था, और जो 2 एड्रेस है उसको कितने 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स लगे। कैसे 6 स्टेप्स लगे अपन एक बार 3 एड्रेस को देखते हैं। देख रहे हो तुम, यहाँ पे डायरेक्ट हो गया 4 स्टेप में। मैंने सबसे पहले क्या करा, ये दोनों का जो डेटा था मेमोरी से पहले ही प्लस करवा के रजिस्टर में ले लिया। फिर उसके बाद इन दोनों का डेटा भी मैंने मेमोरी से प्लस करवा के रजिस्टर में ले लिया। फिर एंड में एक R3 रजिस्टर बनाया, उसमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डाल दिया। फिर X जो मेरी मेमोरी थी उसमें R3 स्टोर हो गया। तो ये जो होता है ना, अब तुम सोचोगे फिर इसका क्या फायदा है, हमने फिर 2 एड्रेस क्यों करा, हम तो फिर 3 एड्रेस में ही करेंगे। तो अब इसका एडवांटेजेस सुनो। ये सब मूव इंस्ट्रक्शन जो है, ओवरराइटिंग, प्रोग्राम लेंथ, ये सब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। 6 इंस्ट्रक्शन थे 2 एड्रेस में और 3 एड्रेस में 4 इंस्ट्रक्शंस थे। अब इसके एडवांटेजेस देखो, कोई नया नहीं लिखा है मैंने, जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना वही इसमें लिखा हुआ रहता है। अब अपन इसके एडवांटेजेस देखते हैं, फिर तुम बोलोगे यार फिर तो अभी तुमने देखा 3 एड्रेस बेस्ट है, 4 इंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है, तो फिर मैं वो करूँ, ये क्यों करूँ मैं। तो अब एडवांटेजेस सुन लो। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन साइज, क्योंकि इसमें 2 एड्रेसेस हैं तो मेरा इंस्ट्रक्शन छोटा है, बिट्स कम लग रहे हैं, मेमोरी सेव हो रही है। बैलेंस्ड डिजाइन, नॉट टू कॉम्प्लेक्स नॉट टू स्लो। अब इसके डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं। ज्यादा इंस्ट्रक्शंस से ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा, इसीलिए लॉन्गर प्रोग्राम्स इसका बहुत डिसएडवांटेजेस है। डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, जो ओल्ड वैल्यू है वो लॉस्ट हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। 2 है अपने। तो अब देखो, स्मॉल इंस्ट्रक्शन साइज है, ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसमें, तो अब उससे हुआ क्या कि जो 3 एड्रेस था वो शॉर्ट प्रोग्राम था, बट उसमें इंस्ट्रक्शन लॉन्गर थे कि ऐड करो, फिर R1 भी है, A भी है, फिर B भी है। बट 2 एड्रेस में क्या लॉन्गर प्रोग्राम है बट शॉर्टर इंस्ट्रक्शन है। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ना फर्स्ट ऑपरेंड ही सोर्स भी होता है और डेस्टिनेशन भी, इसीलिए ऑपरेशंस जो है वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं और इनकी लेंथ बढ़ जाती है। तो बहुत इजी था, आखिरी की लाइन से सब क्लियर हो गया होगा। तो ये रहे आज के रिवीजन क्वेश्चन। अगर जिसने वीडियो बहुत अच्छे से देखी उसे सब समझ में आ गया होगा, तो प्लीज इसका आंसर जरूर आपको कमेंट में लिखना है। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, और 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन ही हमारा एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या है कैसे है अपन अच्छे से देखेंगे आज। एक्यूमुलेटर ना क्या है, सोचो कि ना तुम एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और तुम्हारे पास ना लिखने के लिए सिर्फ एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड है। अगर तुम्हें 2 नंबर सेट करने हैं, पहला नंबर हमेशा उस व्हाइट बोर्ड पर होना ही चाहिए, फिर दूसरा नंबर जो है तुम मेमोरी से उठाते हो और रिजल्ट भी उसी मेमोरी यानी व्हाइट बोर्ड या एक्यूमुलेटर पर ओवरराइट हो जाता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मुझे 2 + 3 ऐड करना है, 2 + 3 ऐड करना है, और ये मेरा व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड मान लो या एक्यूमुलेटर मान लो, तो जिसपे मुझे ऐड करना है पहले मैं वो नंबर लिखूंगी। 2 लिख दिया मैंने, है ना, क्योंकि 2 पहले था तो मुझे 2 + 3 करना है। फिर दूसरा नंबर मैं क्या करूंगी, फिर 2 + 3 जो है वो मेरा क्या आता है 5 आता है, तो ओवरराइट हो जाएगा, मतलब इसी जगह फिर व्हाइट बोर्ड पे 5 आ जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अब तुम समझ गए होंगे कि एक्यूमुलेटर क्या करता है। जो सेकंड ऑपरेंड है, अब एक बार ये थ्योरी देखो। In 1 address instruction, the CPU is very restricted. It uses only one register called the accumulator for every single operation. समझे? This is a classic old school CPU style because there is only one register. Data must be moved between the accumulator and memory frequently. The second operand is explicitly present in AC. जो मैंने अभी तुम्हें बोला, इतनी कथा सुनाई, क्या ये रिलेट हो रही है? क्या मैंने सही कथा सुनाई थी तुम्हें व्हाइट बोर्ड वाला एग्जाम्पल? अब इस लाइन का क्या मतलब है,
सीपीयू को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि रिजल्ट कहाँ रखना है, काम हो गया चुपचाप एसी में रख दो, काम करना है एसी में रख के करो। अब समझ में आया तुम्हें कि एक्यूमुलेटर ही हमारा पूरा करता धरता है, इसमें ही सब काम हो रहा है, इसमें रिजल्ट भी रख रहे हो, काम भी कर रहा है, ये सब कर रहा है। अब हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, वही वाला है अपना पुराना ही, अपन सब में यही देखेंगे। ओके, तो क्या हो रहा है अब ध्यान से सुनना। अब इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है कि इसमें ऑपरेशन कोड का ऑपरेशन कोड होता है और एड्रेस होता है। इसमें इंस्ट्रक्शन ना बहुत छोटी होती है, मतलब जो ऑपरेशन कोड क्या बोलता है कि मुझे क्या काम करना है ये होता है। अब ऑपरेशन कोड में क्या होता है, अपने लोड और ऐड और स्टोर, बस यही आते हैं, है ना। और एड्रेस में क्या आते हैं, मेमोरी में डेटा कहाँ पड़ा है यही एड्रेस होता है। पर इसमें ना दूसरे रजिस्टर का नाम नहीं लिखना पड़ता क्योंकि एक्यूमुलेटर फिक्स है। मतलब हम पहले क्या करते थे कि हम बताते थे कि R1 में मैंने A और A प्लस बी डाल दिया है, ऐसा करते थे। बट इसमें A प्लस बी भी कर रहे हो, B प्लस C जो कर रहे हो तुम्हें, वो सब चीजें तुम्हें एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करना है। समझ में आ गया। अब हम लोग एक बार न्यूमेरिकल देखते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ही एक्यूमुलेटर है, हम बीच बीच में जो सामान है वो टेम्पररी मेमोरी टी में स्टोर करेंगे। क्यों करेंगे, पहले देखो। सबसे पहले है लोड ए, जो मेमोरी में ए है वो मैंने एक्यूमुलेटर में डाल दिया। अब पहले हम लोग क्या करते थे, मेमोरी में से जब हम किसी रजिस्टर में जाता था हमारा डेटा, तो हम मूव यूज करते थे। पहले वाले वीडियो में मूव करा होगा तुमने टू एड्रेस में। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में जाएंगे, मेमोरी से ए को हटाकर व्हाइट बोर्ड यानी एक्यूमुलेटर पर लिखा। व्हाइट बोर्ड कुछ बड़ी चीज नहीं है, अपन ने ऐसे इमेजिनरी बना दिया। व्हाइट बोर्ड पे अपन लिख रहे थे ना 2+3, इसीलिए बोलते। ओके, उसके बाद फिर ऐड बी करा। ऐड बी में क्या हुआ कि पहले मेमोरी में जो बी था अपना, जो भी, उसको एक्यूमुलेटर में ऐड कर दिया, फिर वापस आंसर एक्यूमुलेटर में ही चला गया। एसी में पहले ए था, उसमें मेमोरी से बी जोड़ कर दिया। अब एसी में मेरा ए प्लस बी ही है, ये मेरा ऐड हो गया क्योंकि पहले प्रीवियस इसमें एसी में क्या था, ए था। समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। अब क्या करा इसने, स्टोर टी। व्हाट इज स्टोर टी। अब जो मेरा ए प्लस बी का आंसर था वो एक्यूमुलेटर मेमोरी टी में स्टोर कर दिया। क्यों करा है ऐसा उसने, ये एक टेम्परेरी लोकेशन होती है। क्यों करा है ऐसा अपन आगे देखेंगे। अब मेरा एक्यूमुलेटर पूरा खाली हो गया। अब वापस से ये क्या करेगा, लोड सी, यानी जो मेमोरी में सी का डेटा है वो वापस मेरे एक्यूमुलेटर में आ गया। अभी मेरा यहाँ पे एक्यूमुलेटर खाली हो गया, इसमें वापस भर गया, अब इसमें सी का डेटा आ गया। ओके, अब ऐड डी करेगा क्योंकि डी मुझे ऐड करना है। तो एक्यूमुलेटर में जो था और मेमोरी में डी था वो ऐड हो गया और वापस से डेटा मेरा एक्यूमुलेटर में ही आ गया है। तो अब मेरा एक्यूमुलेटर में सी प्लस डी का डेटा आ चुका है। अब क्या करना था मुझे, एडिशन हो गया, अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो तुम्हें याद है कि मैंने जो ए प्लस बी वाला डेटा था वो किस में डाला था, वो मैंने मेमोरी टी में टेम्परेरी लोकेशन में डाल दिया था। और मेरे फिलहाल करंट मेरे एक्यूमुलेटर में है सी प्लस डी का डेटा। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मेमोरी टी और ए से ये मल्टीप्लाई हुआ और वापस इसका रिजल्ट मेरा एक्यूमुलेटर में ही आ गया। अब क्या करेंगे हमें मेमोरी से हम भले ही किसी में भी डालें, एंड में वापस मेमोरी में ही आना है। तो वापस क्या करा, फाइनल रिजल्ट जो था वो मेरा एक्यूमुलेटर ने कोई स्टोर एक्स मेमोरी में स्टोर कर दिया। ऐसे मेरा ये काम हुआ। समझे, इजी था, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी। जहां जहां हम हर जगह पहले रजिस्टर यूज करते थे वहां हमने एक्यूमुलेटर यूज कर दिया। कोई बहुत सड़ी सी चीज थी यार, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ बड़ी चीज थी जो तुम्हें नहीं समझ में आई हो। अब सीपीयू ना बहुत, क्या बोलना चाहिए मुझे, सीपीयू जो होता है ना मेरा, वो बहुत शाना है। उसे पता है कि जो भी होगा एसी में होगा। इम्प्लाइड ऑपरेंड का क्या मतलब होता है, जो सीपीयू है वो मेरा बहुत शाना है, वो उसे पता है कि जो भी मेरा होगा वो एसी में ही होगा, तो वो ज्यादा इधर उधर भटकता नहीं है। इंटरमीडिएट स्टोरेज, ये इसका सबसे बड़ा दुख है क्योंकि बार बार मेमोरी से जो डेटा है वो आपको लेना पड़ रहा है और वापस उसमें भेजना पड़ रहा है, लोड और स्टोर करना पड़ रहा है।
तो उससे जो मेरा टाइम है वो बहुत वेस्ट होता है, और हार्डवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि ज़्यादा रजिस्टर की झंझट नहीं होती है इसमें। प्रोग्राम अगर लंबा हो जाता है तो वही काम जो 3 एड्रेस में 3 लाइन में होता है यहाँ पे 7 लाइन से हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा इसमें सीन होते हैं। तुम्हें पता चले 3 एड्रेस में क्या होता है। 3 एड्रेस क्या होता है, अमीर सीपीयू, बहुत सारे रजिस्टर है, 3 लाइन में ही काम हो जाता है, जल्दी से फास्ट है, पर इंस्ट्रक्शन की जो साइज है वो बड़ी होती है। 2 एड्रेस या मिडिल क्लास बंदा है वो, थोड़ा कम रजिस्टर है, थोड़ा मेमोरी है और बैलेंस्ड है, ठीक है। 1 एड्रेस क्या है, गरीब है, ओल्ड स्कूल सीपीयू है, सिर्फ एक रजिस्टर है, वही बेचारा प्रोग्राम लंबा होता है और मेमोरी पर बहुत डिपेंड करता है। तो हार्डवेयर सस्ता और सिंपल बन जाएगा, लेकिन स्पीड स्लो हो जाएगी क्योंकि रैम मेमोरी के चक्कर ना ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो इसीलिए जो अपना 1 एड्रेस है वो कंपैरिजन में ना थोड़ा नीचे है, समझे। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो, इजी था, बड़ी चीज थी नहीं। अब अपन इसके रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं। इसके रिवीजन क्वेश्चन अगर तुमने वीडियो अच्छे से देखी है तो तुम्हें आंसर आराम से मिल गए होंगे इसके। तो अभी हमने पहले 3 एड्रेस देखा, फिर 2 एड्रेस, फिर 1 एड्रेस, 3 एड्रेस, सॉरी 0 एड्रेस, और ये अपना लास्ट है। कंग्रेचुलेशंस, अपन लास्ट पे पहुंच चुके हैं। तो अब 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन ही मेरा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब स्टैक ऑर्गेनाइजेशन इस पे वर्क करता है। कैसे होता है अब ये अपन देखते हैं। In a stack organized computer, arithmetic instructions like add, multiply do not have any instruction fields. CPU assumes the operands are already at the top of the stack. तो ये ना CPU का एक स्टाइल है जहां पे रजिस्टर्स यूज नहीं होते, डायरेक्टली यूज नहीं होते, सब कुछ स्टैक पे होता है। अब जैसे तुम्हें पता है कि जो प्लेट्स रखी होती है एक के ऊपर एक, तो तुम ऊपर ऊपर में जो लास्ट प्लेट आती है उसे ही अपन निकाल लेते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं स्टैक। सिंपल है ये एग्जाम्पल, तुमने हर जगह देखा होगा कि स्टैक का यही एग्जाम्पल होता है, ऐसा ही होता है। अब 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन में ना ऑपरेंड का नाम नहीं होता। सीपीयू क्या करता है, अज्यूम करता है कि ऑपरेंड्स ऑलरेडी स्टैक के टॉप पर है, मतलब ये नहीं पता कहाँ है, सीपीयू ने बस नॉर्मल अज्यूम करा है कि मेरे जो ऑपरेंड्स है वो स्टैक के टॉप पर है, इसीलिए इसका नाम रखा है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब हम इसका जनरल फॉर्मेट देखते हैं। कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शंस है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, नो एड्रेस फील्ड। अब ये क्या है कि इनका ना कोई एड्रेस नहीं होता है। जैसे अगर मुझे ऐड करना है तो ऐड का कोई एड्रेस नहीं है, सीपीयू क्या करेगा, खुद लेगा, टॉप एलिमेंट लेगा और उसके नीचे वाला एलिमेंट रहेगा और वो नॉर्मल ऐड कर देगा, कुछ ज्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है। अब है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, पुश एक्स, पॉप एक्स, 1 एड्रेस रिक्वायर्ड। अगर तुम मुझे पुश करना है एक्स को, तो अब इसमें क्या होगा, एक एड्रेस तो लगेगा, इससे एक एड्रेस होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि मेमोरी से ना डेटा लाना या फेंकना पड़ता है। अब एक्स क्या डेटा है तो ये एड्रेस, इसका भी कुछ एड्रेस होगा ही सही। अब ये सब चीजें क्लियर हो गई, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी। अब अपन इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। वही ओवर जो अपना एवरग्रीन न्यूमेरिकल चल रहा है वही अपन चलाएंगे, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब सबसे पहले क्या होता है, इसको अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पुश ए क्या हुआ, मैं तुम्हें एक स्टैक बना के समझाती हूँ। तो ये देखो, आप ये उस पहले क्या बोल रहा है, पुश ए। अब ये जो है ये मेरा स्टैक है, मान लेते हैं हम। तो उसने सबसे पहले बोला पुश ए, यानी कि जो मेरा ए है वो मेमोरी से उठा के स्टैक के टॉप पे रख दो। तो ये जो मेरा स्टैक है जो मेमोरी में है कहीं, वो मैंने टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे ए को रख दिया है, ओके, पुश कर दिया है। अब इसके बाद क्या हुआ, पुश बी। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई मेमोरी से जो बी है उसको उठा के टॉप ऑफ द स्टैक पे रख दो, मतलब कि अब ए बिलो बी, यानी कि बी के नीचे ए हो जाएगा। अरे सीधी बात है, अभी ए हो गया। अब मेमोरी से उठा के बी को मैंने
टॉप ऑफ द स्टैक पे रख दिया, हो गया काम, कुछ टफ नहीं था। अब मेरा टॉप ऑफ द स्टैक ये हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है ऐड, अब a प्लस बी कर दो और उसका आंसर टॉप ऑफ द स्टैक पे रख दो। मतलब कि पहले आपको ना टॉप के जो 2 एलिमेंट्स है b और a वो पॉप होंगे और उसके बाद फिर वो ऐड हो जाएंगे और उनका सम टॉप ऑफ द स्टैक पे आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो मैंने इन दोनों को बाहर निकाल दिया a और b को। फॉर एग्जाम्पल a मेरा 2 है, b मेरा 3 है। अब इन दोनों का जो भी सम हुआ, इनका सम क्या होगा, 5 होगा। नहीं, हम लोग अभी सिर्फ नॉर्मल एक्सप्रेशन का देख रहे हैं, नंबर्स का नहीं देख रहे, तो ये सब नहीं करेंगे। तो a और b को निकाला, फिर a प्लस b जो है वो मैंने सम कर दिया और उसके बाद फिर जो इनका सम आया है ये इधर वापस टॉप ऑफ द स्टैक पे रख दिया। मतलब पहले ये दोनों पॉप हो गए, बाहर निकल गए, इनका सम हो गया और फिर सम मैंने वापस रख दिया। मतलब अब मेरा टॉप ऑफ द स्टैक ये है, समझ में आ गया। और जो रिजल्ट है वो मेरा वापस पुश हो गया और फिर ये मेरा टॉप ऑफ द स्टैक बन गया। बस अब ए और बी गायब, समझ गए, कुछ टफ तो नहीं लगा। अब बोल रहा है मुझे पुश करो सी, तो मैंने क्या करा, मेमोरी से जो सी था वो लिया और यहाँ पे सी पुश कर दिया। अब मुझे बोल रहा है कि डी पुश करो, तो मेमोरी से मैंने डी लिया और यहाँ पे पुश कर दिया। अब एक्सप्रेशन के हिसाब से मुझे सी प्लस डी भी करना है, तो वही सेम प्रोसेस करेंगे हम, कुछ नया नहीं करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद डी और सी बाहर निकल गए, उसके बाद इनका सम हुआ, सी प्लस डी हो जाएगा ये, और फिर पुश कर देंगे इनके सम को वापस से अपने स्टैक में। अब मेरा टॉप ऑफ द स्टैक ये बन गया। इजी था, कुछ बड़ा तो नहीं है। अब मेरा स्टैक में क्या क्या, a प्लस बी है और c प्लस डी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब एडिशन वाली चीजें हो गई। अब मुझे क्या करना है, a प्लस बी और c प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मेरे जो टॉप के 2 एलिमेंट्स हैं, क्या है मेरे 2 एलिमेंट, c प्लस डी और a प्लस बी, मैं इनका मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी। तो अब सेम चीज अपन ने करी, इन दोनों को बाहर निकाल लिया। अब बहुत गंदा हो गया है नो, अपन एक बार वापस से करते हैं। जो मेरे a प्लस बी और c प्लस डी हैं स्टैक में, मैंने वापस से इन दोनों को बाहर निकाल लिया, अपन ने पॉप करा। उसके बाद फिर c प्लस डी और a प्लस बी यहाँ आ जाएंगे ना। फिर अब मैंने इनका मल्टीप्लाई करा, यानी इस तरह से पहले अपन a प्लस बी लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद वापस से इसको मैंने स्टैक में पुट कर दिया। समझ गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस डी और ये मेरे पॉप हो गए। वैसे ही हम एडिशन में करते थे, सेम हमने मल्टीप्लिकेशन में करा है, कुछ नया काम हमने नहीं किया है। तो अब मेरा स्टैक कैसा दिखेगा, अब मेरा स्टैक ऐसा होगा, सिर्फ ये a प्लस डी मल्टीप्लाई c प्लस डी, a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस डी, ये हो गया। अब एंड में मुझे क्या बोल रहा है, तुम्हें पता है हम मेमोरी से पहले तो हम मेमोरी में भेजते हैं मेमोरी में, फिर उसके बाद एंड में वापस से जो अपना डेटा होता है वो मेमोरी में वापस ले लेते हैं। पहले मेमोरी से अपन नॉर्मल जो ऑपरेशन करना है रजिस्टर में करते हैं या हम लोग किसी और में करते हैं, बट एंड में हम वापस से मेमोरी में ही भेजते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पॉप एक्स करना है, मीन्स फाइनल रिजल्ट आपको मेमोरी में स्टोर करना है। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है वो मेमोरी में स्टोर कर दूंगी। तो अब क्या हुआ, जो मेरा ये मेरा है टॉप ऑफ द स्टैक। अब इसको मैंने क्या किया, वापस मेमोरी को दे दिया, मेमोरी एक्स कुछ भी है उसको मैंने टॉप ऑफ द स्टैक दे दिया। तो अब मेरा स्टैक जो है एम्प्टी हो गया और मेरा जो काम था फाइनल रिजल्ट वो मैंने मेमोरी में स्टोर कर। अब नेक्स्ट ये हो गया न्यूमेरिकल। अब अपन देखते हैं, अब ये क्या है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन RPN, एक्सप्रेशन मस्ट बी कन्वर्टेड टू पोस्टफिक्स फॉर्म। अब इसमें क्या होता है कि आपको ना सबसे पहले जो अपना ऑपरेशन होता है वो लिखते हैं, फिर ऑपरेंड्स लिखते हैं, बट
हम स्टार्टिंग में नहीं लिखते, हम एंड में लिखते हैं। जैसे अगर पहले ऑपरेशन ए प्लस बी अपने को करना है तो पहले जो प्लस होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो मैं एंड में प्लस लिखूंगी, फिर मेरे ए और बी लिखूंगी। ये अपना पोस्ट फिक्स होता है। अगर प्रीफिक्स करेंगे तो क्या होगा, प्रीफिक्स में पहले प्लस आएगा फिर ए भी आएगा, और ये तुम डीएसए में पढ़ चुके हो, अभी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक बार देख लो। और स्टैक जो होता है वो मेरा इसी फॉर्मेट पे काम करता है, किस पे, पोस्ट फिक्स पे। अब इम्प्लिसिट ऑपरेंड्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन में ना ऑपरेंड्स नहीं लिखे होते हैं, सीपीयू ऑटोमेटिकली क्या करता है, टॉप 2 वैल्यूज को यूज करता है। ये समझ में आया। स्टैक पॉइंटर तो पता ही है, स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है और ये अपने को बताता है कि टॉप ऑफ द स्टैक कहाँ पे है। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। जीरो एड्रेस फील्ड, वेरी शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस, ओनली ऑपरेशन कोड। शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सिर्फ ये क्या होता है, ऑपरेशन कोड बताता है और कुछ ज्यादा उसमें नहीं होता है। जैसे कि अगर पुश है तो सिर्फ नॉर्मल पुश रहेगा, ऐड है तो नॉर्मल ऐड रहेगा, इतना बड़ा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं रहता है। एफिशिएंट एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, आइडल फॉर कंपाइलर्स, बहुत एफिशिएंट है, कंपाइलर्स के लिए बेस्ट होता है। और डिसएडवांटेजेस में क्या है, स्टैक ओवरफ्लो रिस्क, लिमिटेड स्टैक साइज, क्योंकि साइज लिमिटेड होता है तो स्टैक ओवरफ्लो होने का रिस्क होता है। नॉट इंटुइटिव मतलब कि देखो नेचुरल नहीं लगता है, रिक्वायर्स कन्वर्जन टू आरपीएम, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो स्टैक बेस्ड सिस्टम्स होते हैं उसमें जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको आपको रिवर्स पॉलिश नोटेशन में ही लिखना पड़ता है। हम लोग इनफिक्स लिखते हैं, यानी हम लोग नॉर्मल ए प्लस बी फिर मल्टीप्लाई सी प्लस डी लिखते हैं, बट फिर पोस्ट फिक्स में क्या हो जाता है, अगर मुझे ए प्लस बी भी करना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, ए बी प्लस, ऐसा करना पड़ेगा, जो कि हमारे ह्यूमंस के लिए नेचुरल नहीं लगता है, फ्रेंडली नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बस इतना डिफरेंस है ना। तो ये समझ में आ गया तुम्हें। तो सिंपलेस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बट डिपेंड्स हेवीली ऑन स्टैक ऑपरेशंस, ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्मेट है बट पूरा डिपेंड करता है कि स्टैक पे, कि कैसे ऑपरेशन मेरा स्टैक कर रहा है। टफ होगा तो फिर तुम्हें भी दिक्कत आ सकती है। तो यही है अपना जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। इसमें ऑपरेंड्स स्टैक से ना ऑटोमेटिकली मिलते हैं, एएलयू ऑपरेशन करता है और फिर रिजल्ट वापस ना स्टैक में स्टोर हो जाता है। तो स्टैक के टॉप पे जो है वही मेरे सीपीयू का इनपुट है। अब तुम देख लो कि 3 एड्रेस में क्या होता था, सब एक्सप्लिसिट होते थे। 1 एड्रेस में एक्यूमुलेटर यूज होता था, 0 एड्रेस में स्टैक यूज होता है, बस इतना ही डिफरेंस है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। अब हम इसके रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये रहे रिवीजन क्वेश्चंस, आंसर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।